ओके, अब हम रिमेनिंग टॉपिक देखने लगे हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक रह गया था। जो प्रीवियस लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे उनके अंदर था रोटेशनल एनर्जी लेवल फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, और फिर उसके बाद फिर हमने उसके लिए रोटेशनल एनर्जी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हमने ZF की वैल्यू निकाली थी, और उसके बाद S की भी वैल्यू निकाली थी। फिर उसके बाद वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल देखे थे हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल के, ठीक है, और उसके लिए हमने FS और Z और स्पेसिफिक हीट का एक्सप्रेशन निकाला था। तो अब हमारे पास क्या है कि हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है, जो कि है फैक्टराइजिंग द पार्टीशन फंक्शन। अब आपके पास ऐसे समटाइम्स ऐसे होता है कि ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपके पास सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल, एक सिंगल पार्टिकल का एनर्जी लेवल्स हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, तो which can be written as a sum of function, each of which depend on one quantum number only। मिसाल के तौर पे जैसे ये आपके पास, इसमें आपके पास एक सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स हैं, एक पार्टिकल के एनर्जी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, और उसको हमने लिखा है एज अ सम ऑफ फंक्शन। इस तरह के फंक्शंस की सम में लिखा है कि हर फंक्शन जो है वो किसी एक क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है, जैसे Gn1 पे डिपेंड कर रहा है, Fn2 पे, Hn3 पे। दैट इज़ अ सम ऑफ एनर्जीज विच डिपेंड ओनली ऑन अ सिंगल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये सम है उन तमाम एनर्जीज़ का जो एक सिंगल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके अंदर वाइब्रेशन हो रही है एट फ्रिक्वेंसी ओमेगा, तो उसकी जो वाइब्रेशन एनर्जी जब हमने ली थी तो हमने इस फॉर्म में ली थी, हमने उसे रिलेट किया था डायटोमिक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी, उसको हमने वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर से लिंक किया था, और हमने कहा था उस जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी लेवल्स होते हैं इस तरह उसकी भी हैं। तो हमारे पास ये हो गई, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा है जिससे वो वाइब्रेट कर रहा है, तो ये उसकी एनर्जी लेवल्स हो गए। इस ये आपके पास वाइब्रेशन से रिलेटेड हो गए, ठीक है। द एनर्जी लेवल ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, जब हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल की रोटेशन एनर्जी देखी थी तो हमने ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ किया था, तो के एल जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा था, और उससे रिलेटेड जो उसकी एनर्जी थी, रोटेशनल एनर्जी, वो आपके पास थी। तो लेट्स सपोज जी जो है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप, मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी को शो कर रहा है, और एफ़ जो है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप, मतलब वो रोटेशनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जी जो है वो किस एन क्वांटम नंबर का फंक्शन है, और एफ़ जो है वो एल क्वांटम नंबर का फंक्शन है। तो अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फ्रीली मूव कर रहा है इन स्पेस, और तो उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी है जो उसकी ट्रांसलेशन मोशन से रिलेटेड है, तो आपके पास पार्टिकल जो होता है, एक सिंगल पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो होता है, अगर आप पार्टिकल इन बॉक्स है, लेट्स सपोज 3 डायमेंशन, या एक पार्टिकल 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो उसमें भी हमने देखा था जब हमारे पास पार्टिकल 3 डायमेंशन में था, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एनर्जी जो है वो निकाली थी, जब हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, जब आपके पास एक गैस एटम जो है वो एक क्यूब के अंदर है, तो उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो हम इस तरीके से लिखते हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास एक पार्टिकल 3 डायमेंशनल बॉक्स, एक पार्टिकल अगर 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो उसके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो इस तरीके से होते हैं। तो हम अगर कहें कि मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, तो उसकी ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो उसकी एनर्जी होगी वो हमारे पास इसके बराबर हो जाएगी। तो अगर हम ये देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3 क्वांटम नंबर आ रहे हैं, और हमने हर क्वांटम नंबर से रिलेटेड हमने कह दिया h जो है वो n1 का फंक्शन है, hn2 का फंक्शन है, और hn3 का फंक्शन है। तो द काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशन मोशन से वो इस बात से इफेक्ट नहीं होगी कि आपके पास वाइब्रेशनल या रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल से इफेक्ट नहीं होगी। तो टोटल एनर्जी जो है वो आपके पास ट्रांसलेशनल हो गई, रोटेशनल हो गई, एंड वाइब्रेशनल हो गई। तीनों टाइप की एनर्जीज़ को आपने ऐड करके मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी निकाली। तो इन दिस अप्रॉक्सीमेशन जो आपके पास एनर्जी मॉलिक्यूल की वो सम है एनर्जी लेवल्स का, वाइब्रेशन, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, और उनके कॉरिस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर n1, n2, n3, n और l। इन मेकिंग दिस स्टेटमेंट दिस इज assume that the vibrational frequency is independent of rotation of the system। मतलब ये कि एक जो वाइब्रेशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही कि रोटेशन
स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करी। रोटेशन को हमने एल से रिप्रेजेंट किया, एल जो रोटेशन है उसको एल क्वांटम नंबर से हमने रिप्रेजेंट किया। इनफैक्ट दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली ट्रू, द वाइब्रेशनल एनर्जी शिफ्टेड अ लिटिल बिट बाय द रोटेशनल मोशन। ये तो हमने अजम्पशन किया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में आपके पास वाइब्रेशनल एनर्जी अफेक्ट होती है बाय द रोटेशनल मोशन। अगर मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो इट्स मीन कि कोई सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल है जो कि आपके पास वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को भी थोड़ा सा चेंज कर देता है और उससे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स भी शिफ्ट कर जाते हैं। तो हाउएवर अगर हम रियल लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर हम थोड़ी सी करेक्शन करते हैं और एनर्जी लेवल पे, लेकिन अभी इस केस में हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो जो पार्टीशन फंक्शन है वो दी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो बेसिकली आप जब आपको पता है पार्टीशन फंक्शन में आप जो है वो समीशन लेते हैं ऑन ऑल पॉसिबल एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास तकरीबन 5 क्वांटम नंबर्स हैं, उन सब के ऊपर समीशन आएगा और उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आपके पास आ गई e⁻⁻ बाकी जो आपके पास 2l+1 है वो इसकी डी जनरेसी है। अब ये आपके पास कैसे आए, ये बेसिकली आपके पास यहाँ से आई, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन है एक्चुअली वो तीनों पार्टीशन फंक्शन, जो टोटल हम पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे वो तीनों पार्टीशन फंक्शन का प्रोडक्ट होगा। जैसे हमारे पास ये पार्टीशन फंक्शन था फॉर पार्टिकल इन अ 3 डायमेंशनल बॉक्स, ये एक यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास जो रोटेशन से रिलेटेड पार्टीशन फंक्शन था और जो वाइब्रेशन से रिलेटेड पार्टीशन फंक्शन था, तो एक्चुअली इन तीनों का प्रोडक्ट होगा। तो हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास मतलब जो टोटल इनर पार्टीशन फंक्शन है वो तीनों जो है उनका प्रोडक्ट, मतलब z ट्रांसलेशनल मल्टीप्लाई बाय z वाइब्रेशनल और मल्टीप्लाई बाय z रोटेशनल। तो बिकॉज द एनर्जी आइगन वैल्यू इज द सम ऑफ टर्म्स ईच विद इट्स ऑन क्वांटम नंबर। तो अब आपके पास यहाँ से ये इसके ऊपर हमारे पास समीशन आ गया। लेट मी जूम इट, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो जो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन है डायटोमिक मॉलिक्यूल का, तो अगर आप देखें तो आपके पास प्रोडक्ट है पार्टीशन फंक्शन फॉर द ट्रांसलेशनल रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अगर आपके पास एनर्जी जो है वो आपके पास अगर सम की फॉर्म में लिखी जाए और हर एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हो, उस पर डिपेंड कर रही हो, तो फिर आपके पास जो पार्टीशन फंक्शन है वो प्रोडक्ट होता है इंडिविजुअल पार्टीशन फंक्शन फॉर ईच सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास अब इसमें और भी क्वांटम स्टेट्स हो सकती, तो हमने 3 पॉसिबल जो है वो मोशन देखी हैं। तो अगर लेट्स सपोज आपके पास इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है, उसके अंदर स्पिन स्टेट भी होती है, जिस उससे रिलेटेड भी आपको फिर स्पिन पार्टीशन फंक्शन भी इंक्लूड करना पड़ता है। अगर आपके पास न्यूक्लियस है तो उसमें आपके पास उसमें भी स्पिन की स्टेट्स होती हैं, उसको उसका रिलेटेड पार्टीशन फंक्शन भी इंक्लूड करना पड़ता है। और अगर आपके पास सेपरेशन एनर्जी ऑफ द स्पिन स्टेट, मतलब जो डिफरेंट कॉरस्पॉन्डिंग स्पिन स्टेट है उनकी एनर्जी का डिफरेंस बहुत बड़ा हुआ है एज़ कम्पेयर टू वैल्यू KBT, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो स्पिन स्टेट्स हैं वो फ्रोज़न हैं, ठीक है। तो मतलब वो फिक्स हैं, वो चेंज नहीं हो रही हैं। यूजली द ऑपोजिट द केस फॉर बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर स्पिन्स, लेकिन यूजली हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक या न्यूक्लियर स्पिन्स को हम फ्रोज़न नहीं कह सकते, उसके ऊपर ये जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता। तो अभी फ़िलहाल हम लोग स्पिन स्टेट को इग्नोर कर रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो फ्री एनर्जी आपके पास -KBT ln ऑफ z होता है। तो ln ऑफ z आप जब करेंगे तो आपके पास z ट्रांजिशन, z वाइब्रेशन, z रोटेशन होगा। तो हमारे पास जो फ्री एनर्जी है इसका मतलब यह है कि वो एड अप होंगी तीनों की वजह से, वाइब्रेशन, रोटेशन और ट्रांसलेशन की वजह से। तो वह फ्री एनर्जी जो है वो ऐड होगी कि एनर्जी लेवल रोटेशन, वाइब्रेशन और ट्रांसलेशन के इंडिपेंडेंट हैं ऑफ द अदर क्वांटम, मतलब हर किसी का अपना अपना क्वांटम नंबर है। तो ये इसलिए हम इसको ये कह सकते हैं कि ठीक है, हम उनको ऐड करके टोटल फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। तो कंक्लूजन ये हुआ कि जब हम एनर्जी लेवल को ऐड अप करते हैं और हर जो है वो अपने सेट ऑफ क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं पार्टीशन फंक्शन को और उनकी फ्री एनर्जीज़ को ऐड कर सकते हैं।
तो इस तरह के सिस्टम के लिए हम एंट्रोपीज़ को और हीट कैपेसिटीज़ सब सिस्टम के उनको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हीट कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करेगी as the temperature rises, as first the rotational and then the vibrational modes get excited। मतलब आपके पास क्या है, हीट कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगी जो जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, तो उससे क्या होगा कि रोटेशनल और फिर उसके बाद वाइब्रेशनल मोड एक्साइटेड होंगे। जैसे इन्होंने फिगर 5.8 एंड 5.9 में शो किया हुआ है, जिसमें स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को अगेंस्ट टेम्परेचर फॉर हाइड्रोजन एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्होंने किया हुआ है। तो हमारे पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट है फॉर नॉर्मल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एट अ प्रेशर ऑफ 1 bar, तो द हीट कैपेसिटी फॉर टेम्परेचर अराउंड 30 K इज़ अबाउट दिस, दैट इज़ अबाउट 5 R/2। और रिमेंबर दैट Cp इज इक्वल टू दिस, मीन Cp इज़ अबाउट 3 R/2। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज 100 K से द रोटेशनल स्टेट बिकम एक्साइटेड, द हीट कैपेसिटी राइजेज टू 7 R/2। ठीक है, स्टार्ट में जो थी हीट कैपेसिटी 5 R/2 थी, फिर जब आपके पास रोटेशनल स्टेट भी एक्साइट हुई तो 7 R, और तकरीबन 1000 K के ऊपर जाके वाइब्रेशनल मोड भी एक्साइटेड हो गए और आपके पास लिक्विड बॉयल होना शुरू हो गया 21 Kelvin। where there is a peak in the heat capacity, there is always a rise in the heat capacity near a phase transition, data taken from the table of Wargaff-Dick। ओके, फिर इसी तरह ये आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट है और कार्बन डाइऑक्साइड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, पहले इस प्रेशर के ऊपर फिर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और ये भी इन्होंने एक पेपर से डाटा लिया। तो बेसिकली इसमें क्या बताया जा रहा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर इन्होंने स्पेसिफिक हीट को प्लॉट किया है एज वर्सेस टेम्परेचर। तो आपके पास नॉर्मल आपके पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस है, तो राइज उसकी हीट कैपेसिटी जो है उसकी पीक आ रही है 21 K के ऊपर, जैसे यहाँ पे इनिशियल सपोज मिसाल के तौर पे आपके पास आ रहा है। तो वेयर द लिक्विड बॉयल्स, जहाँ पे लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन आप हीट कैपेसिटी को ड्रॉप करें टू अ वैल्यू ऑफ 20 जूल पर मोल पर केल्विन, दिस अबाउट 5 R/2 उसकी स्पेसिफिक हीट है। जब टेम्परेचर राइज हो रहा है, रोटेशनल मोड एक्साइटेड हो रहे हैं, अबाउट 100 K द हीट कैपेसिटी जो है 7 R/2 हो रही है, अबाउट 1000 K हीट कैपेसिटी राइज अगेन एज द वाइब्रेशनल मोड्स गेट एक्साइटेड। फिगर 5.9 में हीट कैपेसिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर टेम्परेचर 200 से लेकर 2000 Kelvin तक। टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, वाइब्रेशनल मोड एक्साइटेड हो रहे हैं, हीट कैपेसिटी मज़ीद इंक्रीज़ कर रही है। जो सॉलिड कर्व है इज़ द फिट, मतलब जब डाटा पॉइंट्स होते हैं तो उनके साथ एक फिटिंग लाइन भी बनाई जाती है। तो इट्स अ सिंपल थ्योरी ऑफ द हीट कैपेसिटी पैरामीटर ऑफ दिस, द rotational energy level are always excited. The spectroscopy shows the rotational spectrum to be consistent with this correspond to temperature and below the emission। हर बाकी फ़िलहाल ये चीज़ें whatever the theta are and this, ये फ़िलहाल हमारे इसमें नहीं है। हमने बस अभी तक ये देखा कि जो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और मोर एक्साइटेड हो रहे हैं और स्पेसिफिक हीट जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि ये ऐसा क्यों है और ये लाइक इसका क्या किस तरीके से ये अफेक्ट कर रहा है जो है जो हमारी स्पेसिफिक हीट इंक्रीज़ करती जा रही है। मतलब पहले 3 R/2, जब सपोज 5 R/2 है, देन 7 R/2 एंड सो ऑन, तो ये किस तरीके से कर रहा है।